हेलो बच्चों। आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक जो है प्रोबेबिलिटी। बच्चों, आप पहले भी क्लास 9th में क्लास 10th में प्रोबेबिलिटी को पढ़ चुके हो, जहां पर हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फिनोमेना को एक्सपेरिमेंट की प्रोबेबिलिटी निकालना सीखा था। क्लास 9th में जब हमने बच्चों प्रोबेबिलिटी को पढ़ा था तो वो स्टैटिस्टिक्स पर बेस्ड थी, जिसको हमने स्टैटिकल अप्रोच कहा था। क्योंकि जब भी हम कोई प्रोबेबिलिटी निकाल रहे थे तो किसी भी एक्सपेरिमेंट में हम पहले डेटा को कलेक्ट कर रहे थे, ऑब्जर्वेशन कर रहे थे, और उसके बाद फिर उस डेटा को कलेक्ट करने के बाद हम प्रोबेबिलिटी को निकाल रहे थे। तो क्लास 9th में इस तरह की प्रोबेबिलिटी जब आपने सीखी थी तो हमने उसको कहा था कि वो स्टैटिस्टिकल अप्रोच है प्रोबेबिलिटी को निकालने की। फिर जब आप क्लास 10th में जब आते हो और आप प्रोबेबिलिटी पढ़ना स्टार्ट करते हो तो हम ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड प्रोबेबिलिटी को ना निकालकर हम लोगों ने ये करना स्टार्ट किया था कि जितने भी एक्सपेरिमेंट हम करेंगे और उसमें जो भी आउटकम आएंगे उन सभी आउटकम को हम मान लेंगे कि वो कैसे हैं, इक्वली लाइकली आउटकम हैं। अगर हम ऐसा मान लेते हैं कि जितने भी आउटकम होंगे वो सबके सब इक्वली लाइकली हैं, तो इस तरह की जो अप्रोच होती है प्रोबेबिलिटी के वो निकालने की, इस तरह की अप्रोच बच्चों कहलाती है क्लासिकल अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो ये तो बात हो गई क्लास 9th की, जहां पर आपने स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी पढ़ा। फिर आपने क्लास 10th में क्लासिकल प्रोबेबिलिटी को देखा। और अगर आप उन कॉन्सेप्ट को पढ़ चुके हो तो उसके बाद अब नया प्रोबेबिलिटी का नया टर्म इसमें क्या आने वाला है? तो आंसर है कि देखो, अगर हम बात करें क्लासिकल प्रोबेबिलिटी की या क्लासिकल अप्रोच की बात करें अगर प्रोबेबिलिटी के लिए, तो वहां पर यह माना गया था कि जितने भी आउटकम होंगे वो इक्वली लाइकली होंगे। लेकिन ये जो डेफिनेशन है ये तब थोड़ी सी ठीक नहीं लगती है जब हमारे पास एक्सपेरिमेंट करने पर नंबर ऑफ आउटकम इनफाइनाइट हो। अभी मान लो आपने कोई एक आउटकम निकाला, दो आउटकम निकाले, चार निकाले, छह निकाले, 10 निकाले, तो उनमें तो आप कह सकते हो कि ये इक्वली लाइकली हैं। बट हमें कैसे पता चलेगा कि अगर इनफाइनाइट आउटकम हो तो वो सब के सब इक्वली लाइकली होंगे? तो उस केस में जो क्लासिकल अप्रोच है प्रोबेबिलिटी की, वो उतनी करेक्ट डेफिनेशन नहीं देती है प्रोबेबिलिटी के लिए। तो फिर बाद में एक रशियन मैथमेटिशियन थे, उन्होंने अपना एक नया अप्रोच दिया प्रोबेबिलिटी के लिए, जिसको हम कहते हैं एक्जियोमेटिक प्रोबेबिलिटी, एक्जियोमेटिक अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी। उन्होंने इसके ऊपर एक बुक भी लिखी थी और 1933 में उन्होंने एक बुक दी थी इसके बारे में। और वहीं से इस प्रोबेबिलिटी को स्टार्ट किया गया, इस तरह की अप्रोच को पढ़ना स्टार्ट किया गया। तो क्लास 11th में बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, हमारा पूरा जो फोकस होगा वो किस बात पर होगा? एक्जियोमेटिक अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी। अब एक्जियोमेटिक अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी के अंदर सबसे पहले तो हम बेसिक बेसिक टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे जो इस तरह की प्रोबेबिलिटी की अप्रोच में हमें जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक बेसिक टर्मिनोलॉजी। अब बच्चों, एक्जियोमेटिक अप्रोच फॉर प्रोबेबिलिटी के लिए सबसे पहला वाला जो आपको टर्म पढ़ना है वो है रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्या है? रैंडम एक्सपेरिमेंट। ये रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होते हैं? तो बच्चों, हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट देखते हैं, बहुत सारे फिनोमेना अपनी लाइफ में आसपास देखते हैं। उन फिनोमेना में या उन एक्सपेरिमेंट में हमें दो तरह की चीजें देखने को मिलती हैं। एक तो ये कि अगर हम किसी भी एक्सपेरिमेंट को कितनी भी बार करें लेकिन उनसे रिजल्ट जो आता है वो एक फिक्स रिजल्ट होता है जिसको आप पहले ही प्रेडिक्ट कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए, अगर मैं आपसे कहूं कि ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, ये एक ट्राइंगल है, और इस ट्राइंगल में हम जानते हैं कि कितने एंगल हैं? तीन एंगल है ना? इन तीनों एंगल को हम अभी ये नहीं जानते कि इन एंगल्स की वैल्यू क्या है, लेकिन हम ये जानते हैं कि अगर इन तीनों एंगल का सम किया जाए, सम ऑफ ऑल एंगल, ठीक है, अगर इन सबका क्या किया जाए? सम किया जाए, तो ये तो हम जानते हैं कि इसका सम ऑलवेज कितना आएगा? 180। यस, तीनों एंगल का सम कितना आएगा? 180। अब मान लो यही एक्सपेरिमेंट आप दोबारा से कर रहे हो, ठीक है, आपने एक और ट्राइंगल बनाया, ठीक है, एक और ट्राइंगल बनाया, और आपका जो आप किसके बारे में प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हो? सम ऑफ एंगल के बारे में। तो अगर आप दूसरा ट्राइंगल बनाते हो तो दूसरे ट्राइंगल में भी तो यही होगा कि तीनों एंगल का सम फिर से कितना आएगा? 180, चाहे आपको ये एंगल पता हो या ना पता हो। अगर आप कहीं पर भी कोई भी ट्राइंगल बनाओगे
तो वहां पर तीनों एंगल का सम बच्चों हर बार कितना आएगा? तो आंसर है 180 डिग्री आएगा। तो इस बात का मतलब ये हो गया कि ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिस एक्सपेरिमेंट को कितनी भी बार रिपीट किया जाए, हर बार जो रिजल्ट आएगा, फाइनल रिजल्ट आएगा, वो हमें पहले से पता है, या वो सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट को, कौन सा वाला एक्सपेरिमेंट? सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। ये हमेशा, इस एक्सपेरिमेंट को आप कितनी भी बार रिपीट करो, हमेशा आंसर कैसा आता है? सेम आता है। ठीक है, अब दूसरे टाइप के हमारे पास जो बच्चों एक्सपेरिमेंट होते हैं, वो इस तरह के एक्सपेरिमेंट होते हैं जिनमें आप पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि आपका रिजल्ट क्या आने वाला है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, एक कॉइन को अगर हम टॉस करें तो हमें ये तो पता है कि उसके आउटकम क्या क्या होंगे, हेड होगा या टेल आएगा, इन दोनों में से कोई एक ही आएगा। लेकिन हम ये नहीं बता सकते कि वहां पर जो आने वाला है आउटकम, वो हेड होगा या टेल होगा, प्रिडिक्ट नहीं कर सकते पहले से। ठीक है, तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट, जिसमें एक्सपेरिमेंट को रिपीट करने पर हर बार जो हमारा रिजल्ट होगा वो सेम हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट होगा। ठीक है, ऐसा नेसेसरी नहीं है कि वो सेम होगा, वो डिफरेंट होगा। ठीक, तो उस केस में हम ये कहते हैं कि वो जो एक्सपेरिमेंट है वो कैसा एक्सपेरिमेंट है? रैंडम एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, एक बार फिर से समझिए। रैंडम एक्सपेरिमेंट के लिए बच्चों दो कंडीशन। नंबर वन, an experiment is called random experiment if it satisfied the following two condition. Number one, if it has more than two possible outcome. नंबर एक, पहली शर्त तो क्या है? पहली शर्त यह है कि जिस एक्सपेरिमेंट की आप बात कर रहे हो उस एक्सपेरिमेंट में कम से कम एक से ज्यादा आउटकम होने चाहिए। ठीक है, मतलब कम से कम दो आउटकम तो हो। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल के लिए टॉसिंग अ कॉइन, तो हेड और टेल दो रिजल्ट आते हैं, दो आउटकम आते हैं। ठीक है, तो ये दो आउटकम हो गए। अब दो आउटकम है तो ये पहली कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। ओके, अब बात आती है दूसरी कंडीशन की। दूसरी कंडीशन ये है, इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रिडिक्ट द आउटकम इन एडवांस। अब जब हम कॉइन को टॉस करते हैं तो जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को आप पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। आप ये बात ये फिक्स नहीं कर सकते कि अब जो आएगा वो हेड ही आएगा या अब जो आएगा वो टेल ही आएगा। तो इस तरह का जब एक्सपेरिमेंट आएगा, तो अगर इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है तो वो क्या कहलाएगा? रैंडम एक्सपेरिमेंट कहलाएगा। ठीक है, तो रैंडम एक्सपेरिमेंट को क्लियर करने के लिए मैंने आपको दो एग्जांपल दिए। एक तो ये कि सम ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, एक तो मैंने क्या दिया? सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, एक तो मैंने ये दिया आपको, और दूसरा मैंने आपको दिया टॉसिंग अ कॉइन। ठीक है, टॉसिंग अ कॉइन, टॉसिंग अ कॉइन। ठीक, ये दो मैंने आपको एग्जांपल दिए। अब इसमें सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्राइंगल की अगर हम बात करें, तो जब हम इस वाले एक्सपेरिमेंट को करते हैं जिसमें हम ट्राइंगल के सम को चेक कर रहे होते हैं कि हर बार कितना आएगा, तो वो हर बार सेम आता है। ठीक है, तो इसका मतलब हमने पहले से प्रिडिक्ट कर लिया कि जैसे मैं एक्सपेरिमेंट करूंगा उसका आंसर 180 डिग्री आ रहा होगा, फिर एक्सपेरिमेंट करूंगा फिर से आंसर 180 डिग्री आ रहा होगा। तो इसका मतलब ये वाला जो रिजल्ट है, ये वाला जो एक्सपेरिमेंट है, ये एक्सपेरिमेंट क्या नहीं है? रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं है, क्योंकि आपने पहले से ही एडवांस में प्रिडिक्ट कर लिया कि रिजल्ट क्या आने वाला है। जबकि टॉसिंग अ कॉइन की अगर हम बात करें, तो उसमें जब हम टॉस करते हैं तो टॉस करने पर हम ये पहले से नहीं बता पाएंगे कि वो हेड आएगा या टेल आएगा। तो इस तरह का जब एक्सपेरिमेंट होगा तो वो क्या कहलाएगा? रैंडम एक्सपेरिमेंट कहलाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी बच्चों जो आपको सीखनी है एक्जियोमेट्रिक अप्रोच के लिए, प्रोबेबिलिटी की एक्जियोमेट्रिक अप्रोच को समझने के लिए आपको जो नेक्स्ट टर्म समझना चाहिए वो है आउटकम्स। ठीक है, अब आउटकम्स क्या होते हैं? तो बच्चों जब भी हम कोई एक एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उस एक्सपेरिमेंट में जो पॉसिबल रिजल्ट हो सकते हैं वो क्या कहलाते हैं? हमारे लिए आउटकम कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए बच्चों, हमारे पास कोई एक डाई है जिससे आप लूडो खेलते हो, वो वाला लूडो वाला जो डाई होता है, अगर आप उसको फेंकोगे तो उसमें क्या क्या रिजल्ट आ सकता है? तो आंसर है, उस डाई को जब हम फेंकेंगे तो फेंकने पर हो सकता है कि 1 आ जाए, है ना, हो सकता है कि 2 आ जाए, हो सकता है 3 आ जाए, हो सकता है 4 आ जाए, हो सकता है 5 आ जाए, या हो सकता है 6 आ जाए।
तो दीज आर द पॉसिबल रिजल्ट। ये जो पॉसिबल रिजल्ट हैं एक एक्सपेरिमेंट के, यही पॉसिबल रिजल्ट उस एक्सपेरिमेंट का क्या कहलाते हैं? आउटकम्स। क्या कहलाते हैं बच्चों? आउटकम्स कहलाते हैं। ठीक है, ये वाली बात आ गई आपको समझ में? क्या कहलाते हैं? आउटकम कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो मैं एक कॉइन को टॉस करता हूं, तो टॉस करने पर पॉसिबल रिजल्ट क्या क्या हो सकते हैं? तो आंसर है हेड हो सकता है या टेल हो सकता है। इन दोनों में से कोई रिजल्ट जो है हो सकता है। जैसे ही मैं टॉस करूंगा तो या हो सकता है हेड आ जाए या टेल आ जाए। तो ये दोनों, ये जो दो रिजल्ट हैं, ये हमारे लिए उस एक्सपेरिमेंट का क्या कहलाएंगे? तो आंसर है ये उस एक्सपेरिमेंट के क्या कहलाएंगे? आउटकम कहलाएंगे। ठीक है, ये बात समझ आती है। अब ये जो आउटकम आ रहे हैं, इन्हीं आउटकम का मैं अगर एक सेट बना दूं, क्या बना दूं? सेट। सेट चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा था और आपको पता है सेट कैसे बनाया जाता है। तो इन्हीं आउटकम का अगर मैं एक सेट बना देता हूं, 1 2 3 4 5 6, जितने आउटकम आ रहे हैं उनके बीच में कॉमा लगाओ और उनको मिडिल ब्रैकेट में क्लोज कर दो। ठीक, तो अब यही जो आउटकम था, जब मैंने इस पर ब्रैकेट लगा दिया, जब मैंने इसको एक सेट की फॉर्म में लिख दिया, तो यही अब मेरा क्या कहलाने लगेगा? सैंपल स्पेस। क्या कहलाने लगेगा प्यारे बच्चों? सैंपल स्पेस कहलाएगा। ठीक है, सैंपल स्पेस। ठीक, तो जो एक्सपेरिमेंट है थ्रोइंग अ डाई, थ्रोइंग अ डाई के आउटकम बताइए क्या क्या है? तो आंसर है 1 2 3 4 5 6। थ्रोइंग अ डाई का सैंपल स्पेस बताइए। तो आंसर है 1 2 3 4 5 6 किसके अंदर? ब्रैकेट के अंदर। तो ये क्या बन जाएगा? उसका सैंपल स्पेस। अब एक बार फिर से, जैसे मान लो टॉसिंग अ कॉइन, टॉसिंग अ कॉइन का आउटकम्स बताइए क्या क्या होंगे? तो आंसर है हेड और टेल। ठीक, ये होंगे। लेकिन अगर इसी को सैंपल स्पेस बनाना हो तो हम क्या करेंगे? तो आंसर एक ब्रैकेट लगाएंगे, हेड कॉमा टेल, ऐसे ब्रैकेट के अंदर, मतलब एक सेट बना देंगे। तो ये हमारा अब क्या बन के तैयार हो गया? तो आंसर है सैंपल स्पेस बन के तैयार हो गया। क्या बन के तैयार हो गया प्यारे बच्चों? सैंपल स्पेस। और इसको कैपिटल एस से डिनोट करते हैं हम। किससे डिनोट करेंगे? कैपिटल एस से। ठीक है, ये बात आ गई आपको समझ में? तो अगर कोई आपसे पूछता है कि सैंपल स्पेस किसे कहते हैं, तो आपका आंसर ये होगा कि द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम इज नोन एज सैंपल स्पेस। ये वाली बात क्लियर हो गई? ठीक, अब इस सैंपल स्पेस के अंदर जितने भी इस एलिमेंट लिखे हुए हैं, इस सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट लिखे हुए हैं, ईच एलिमेंट क्या कहलाता है? सैंपल पॉइंट। क्या कहलाता है? सैंपल पॉइंट। यानी कि जो अगर जो इसके अंदर जो लिखे हुए हैं इनको हम एलिमेंट भी कह सकते हैं। इस सेट के अंदर जो लिखे हुए हैं वो दरअसल उस एक्सपेरिमेंट के आउटकम भी हैं। और इन्हीं को अब हमने, उन्हीं आउटकम को ही हमने क्या कहना शुरू कर दिया है? सैंपल पॉइंट। क्या कहना शुरू कर दिया? सैंपल पॉइंट। ये वाली बात क्लियर हो गई? तो ये जो तीन बातें हैं, सबसे पहला व्हाट इज आउटकम, तो आंसर है एक एक्सपेरिमेंट करने पर जो पॉसिबल रिजल्ट होते हैं वो सारे के सारे रिजल्ट क्या कहलाते हैं? आउटकम कहलाते हैं। ठीक है, उन्हीं आउटकम का अगर हम एक सेट बना देते हैं तो वो जो सेट है वो क्या कहलाता है? सैंपल स्पेस कहलाता है। और उस सैंपल स्पेस के अंदर, यानी कि उस सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट लिखे होते हैं, ईच एलिमेंट क्या कहलाता है? उस सैंपल स्पेस का सैंपल पॉइंट कहलाता है। तो सैंपल स्पेस को हम थोड़ा सा और समझते हैं। तो सैंपल स्पेस की बात, डेफिनेशन तो आप समझ ही गए हैं। द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, ऑल पॉसिबल आउटकम का सेट क्या कहलाता है? सैंपल स्पेस कहलाता है। सैंपल स्पेस को किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एस से डिनोट करते हैं। ईच एलिमेंट ऑफ द सैंपल स्पेस इज कॉल्ड सैंपल पॉइंट। ठीक, जैसे मान लो बच्चों हम एक एग्जांपल लेते हैं कि 2 कॉइन आर टॉस्ड वंस, 2 कॉइन को टॉस किया गया। तो व्हाट आर द पॉसिबल आउटकम? अगर मैं आपसे पूछूं आउटकम लिख कर दिखाओ, तो आप कहोगे कि देखो आउटकम जो होंगे वो ये कि
कि अगर दोनों कॉइन को एक साथ टॉस किया जा रहा है तो हो सकता है दोनों पर हेड आ जाए, तो ये हमारा पॉसिबल रिजल्ट हुआ। तो जो पॉसिबल रिजल्ट है वही हमारे क्या कहलाते हैं, आउटकम कहलाता है। ठीक, और क्या पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं? तो आंसर है कि पहले पर हेड और दूसरे कॉइन पर टेल आ जाए, या पहले पर टेल दूसरे पर हेड आ जाए, या दोनों पर क्या आ जाए, टेल आ जाए। दीज आर द पॉसिबल रिजल्ट, इससे ज्यादा रिजल्ट नहीं बनेंगे, दीज आर द पॉसिबल रिजल्ट। ठीक, अब इन्हीं आउटकम को अगर मैं आपसे कहूं कि सैंपल स्पेस में कन्वर्ट करके बताओ, तो आप क्या करोगे, इसी पर ब्रैकेट लगा दोगे। क्या करोगे, इसी पर ब्रैकेट लगा दोगे। ठीक है, तो ये क्या बन गया, सैंपल स्पेस बन गया। और मैं अगर आपसे पूछूं कि इस सैंपल स्पेस के अंदर कितने सैंपल पॉइंट हैं, तो अब आप क्या आंसर करोगे, तो आप कहोगे 4 सैंपल पॉइंट हैं। ठीक है, एच एच क्या है, सैंपल पॉइंट, एच टी क्या है, सैंपल पॉइंट, टी एच क्या है, सैंपल पॉइंट, टी टी क्या है, सैंपल पॉइंट। ठीक, तो ये तीनों बात अब आपको क्लियर हो गई हैं कि पॉसिबल रिजल्ट आउटकम होते हैं, और अगर उनका एक सेट बना दें तो उसे सैंपल स्पेस कहते हैं, और सैंपल स्पेस के अंदर जितने भी एलिमेंट लिखे होते हैं ईच एलिमेंट सैंपल पॉइंट कहलाता है। ठीक है, तो क्लास 11th में आपको एनसीईआरटी के अंदर बच्चों एक एक्सरसाइज पढ़नी है जिसका नंबर है 16.1। उस 16.1 वाली एक्सरसाइज के अंदर आपको सारे के सारे क्वेश्चन इसी पर बेस्ड दिए हुए हैं कि आपको सैंपल स्पेस लिखकर दिखाने हैं, यानी कि पहले उनके आउटकम लिख लो और फिर उनको किस में, ब्रैकेट में क्लोज करके रख दो, तो वो क्या बन जाता है, सैंपल स्पेस। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 1 की एक्सरसाइज 16.1 में से, तो उसमें पहला क्वेश्चन है अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम। क्या दिया हुआ है, अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम। अब मेरे पास एक कॉइन है, उसको 3 बार टॉस कर रहा हूं मैं, तो 3 बार टॉस करने पर बच्चों डिफरेंट डिफरेंट आउटकम, पॉसिबल आउटकम हमें मिलेंगे। जब भी मैं आउटकम कहता हूं मतलब पॉसिबल रिजल्ट जो होते हैं उन्हीं को आउटकम कहते हैं। तो क्या क्या पॉसिबल रिजल्ट हो सकते हैं, कि जब हम टॉस करें एक कॉइन को तो हो सकता है कि पहले तीनों पर क्या आ जाए, हेड 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 आ जाए, तीनों टॉस करने पर। ठीक है, अच्छा, या ये हो सकता है कि पहले पर हेड आए, दूसरे पर हेड आए, तीसरे पर टेल आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। या ऐसा भी हो सकता है कि पहले पर हेड आए, दूसरे पर टेल आए, तीसरे पर भी टेल आ जाए। ठीक है, ये हमारे हो सकते हैं। और रिजल्ट क्या हो सकता है, और ये हो सकता है कि तीनों पर टेल आ जाए, ये रिजल्ट हो सकता है। ठीक है, और क्या क्या हो सकता है, और ये हो सकता है कि पहले पर टेल आए, दूसरे पर भी टेल आए, बट नेक्स्ट पर हेड आ जाए। और क्या रिजल्ट हो सकता है कि पहले पर टेल आए, दूसरे पर भी हेड आए, तीसरे पर भी हेड आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। या ऐसा हो सकता है कि पहला टेल आए, फिर हेड आए, फिर टेल आ जाए। या ऐसा हो सकता है कि हेड आए पहले पर, दूसरे पर टेल, और तीसरे पर हेड आ जाए। इससे ज्यादा पॉसिबल रिजल्ट हो ही नहीं सकते। तो दीज आर द पॉसिबल रिजल्ट्स, और इन्हीं पॉसिबल रिजल्ट को बच्चों आप लोग क्या कहते हो, क्लियर है आपको, क्या कहते हो, आउटकम है ये हमारे। क्या है ये, आउटकम। लेकिन अगर इन्हीं आउटकम को से हमें सैंपल स्पेस लिखने के लिए बोला गया है, तो अब हम क्या करेंगे, इन सबको लिखेंगे, एच 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 कॉमा लगाएंगे, एच एच टी कॉमा लगाएंगे, एच टी टी, है ना, कॉमा लगाएंगे, टी टी टी, ऐसे कॉमा लगाएंगे। ठीक है, टी 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 एच, फिर इसके बाद टी एच एच, फिर इसके बाद और क्या आएगा, इसके बाद और क्या आएगा बोलो, इसके बाद आएगा टी एच टी, और फिर आएगा एच टी एच। ठीक है, और फिर ब्रैकेट। अब हमने जो यहां पर लिखा है ये क्या लिखकर तैयार हो गया, सैंपल स्पेस। क्या लिखकर तैयार हो गया, सैंपल स्पेस। तो जो भी आपको एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है उस एक्सपेरिमेंट के जो पॉसिबल रिजल्ट हैं, यानी जिनको आप आउटकम कहते हो, वो लिख लो। फिर उनको एक सेट के अंदर आप लिख दोगे तो वो क्या बन जाएगा, उसका सैंपल स्पेस बन जाएगा। क्लियर है ये वाली बात, ठीक। अच्छा, इसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे आया क्वेश्चन नंबर 2, अ डाई इज थ्रोन 2 टाइम, अ डाई इज थ्रोन 2 टाइम। अब अगर डाई को 2 बार फेंकेंगे तो कौन कौन से पॉसिबल रिजल्ट बनेंगे, तो वो मैं लिख लेता हूं। तो अब मैं क्या करूंगा कि मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बता दिया कि जो पॉसिबल रिजल्ट होते हैं उसी को अगर हम ब्रैकेट के अंदर लिख दें तो वो सैंपल स्पेस बन जाते हैं। अब मैं क्या करूंगा, डायरेक्टली आउटकम लिखूंगा और फिर उनको किस में क्लोज कर दूंगा, ब्रैकेट में, तो मतलब वो सैंपल स्पेस बन जाएगा।
तो मैं डायरेक्टली क्या कर रहा हूँ, अ डाई इज थ्रोन 2 टाइम्स के लिए जो पॉसिबल आउटकम है जो उनको लिख रहा हूँ, ठीक है। तो वो क्या क्या हो सकते हैं, पहली डाई पर 1 आ जाए, दूसरी पर भी 1 आ जाए, पहली पर 1 आए, दूसरी पर 2 आए, और क्या हो सकता है बोलो, पहली पर 1, दूसरी पर 3 आ जाए, इस तरह से ये जो आपके पॉसिबल रिजल्ट या पॉसिबल आउटकम बनते चले जाएंगे, ठीक है। इनके बीच में हम कॉमा लगा देंगे, फिर इसके बाद 2 1, 2 2, है ना, 2 3, इस तरह से होता जाएगा, 2 4, 2 5, 2 6, ठीक है। ऐसा ही वो ये हो सकता है कि पहली वाली डाई पर या डाई को 2 बार टॉस करना है ना, डाई इज थ्रोन 2 टाइम, तो पहली बार फेंकने पर 3 आ जाए और दूसरी बार फेंकने पर क्या आ जाए, 1 आ जाए, ऐसा भी तो हो सकता है। फिर हो सकता है 3 2 आ जाए, फिर हो सकता है दोनों पर 3 आ जाए, फिर पहली पर 3, दूसरी पर 4 आ जाए। इस तरह से बच्चों पॉसिबल हमारे जो भी रिजल्ट होंगे वो सारे के सारे हम कलेक्ट कर लेंगे, और इन सभी रिजल्ट के बीच में हम क्या लगा देंगे, कॉमा, ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि ये सबके सब सैंपल पॉइंट बन जाएंगे जब मैं सैंपल स्पेस लिखूंगा। तो और 4 1 होगा, 4 2 होगा, 4 3 होगा, 4 4 होगा, 4 5 होगा, ठीक है, एंड 4 6 होगा, ठीक है। इनके बीच में कॉमा लगाते जाओ, यहाँ पर भी। और इसके बाद सिमिलरली 5 1, 5 2, 5 3, और क्या आएगा, 5 4, 5 5, और क्या हो सकता है, 5 6, ठीक है। ये कैसे लिख रहा हूँ ये समझ आ रहा है, पहली बार फेंकने पर 6 आ जाए, दूसरी बार फेंकने पर हो सकता है 1 आए, पहली बार फेंकने पर 6 लेकिन दूसरी बार फेंकने पर 2 आए, पहली बार थ्रो करने पर 6 आए बट दूसरी बार थ्रो करने पर 3 आ जाए, पहली बार फेंकने पर 6 आए, दूसरी बार थ्रो करने पर 4 आ जाए। इस तरह से ये हमारे पॉसिबल रिजल्ट बन जाएंगे। अब ये तो पॉसिबल रिजल्ट लिखे हुए हैं, अगर हम इनके बीच में क्या लगा दें, कॉमा लगा दें, क्या लगा दें बच्चों, कॉमा लगा दें, ठीक है, कॉमा लगा दें, और इन सारे रिजल्ट को बंद कर दें एक ब्रैकेट के अंदर, मतलब इनका क्या बना दें, एक सेट बना दें। तो ये क्या कहलाएगा, हमारा जो ये एक्सपेरिमेंट है इसका ये क्या कहलाएगा, सैंपल स्पेस कहलाएगा। क्या कहलाएगा ये, सैंपल स्पेस। कब, जब आप इनको सेट की फॉर्म में लिख देंगे, एक सेट के अंदर लिख देंगे, तब सैंपल स्पेस कहलाएगा। अगर ये आप सेट की फॉर्म में नहीं लिखेंगे तो ये आउटकम कहलाएंगे। जैसे ही आपने सेट के अंदर लिखा ये सैंपल स्पेस कहलाएंगे। तो ये बिल्कुल आसान है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम, अ कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम। तो 4 टाइम टॉस करने पर क्या क्या पॉसिबल आउटकम होंगे वो सबसे पहले हम लोग नोट कर लेते हैं। तो वो पॉसिबल आउटकम इस तरह से होंगे, पहले 4 बार अगर आप टॉस कर रहे हो तो हो सकता है चारों पर हेड आ जाए, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद नेक्स्ट में हम क्या क्या लिख सकेंगे, नेक्स्ट में बच्चों क्या करोगे, हेड हेड हेड, ये तो है, इसको चेंज कर दो तो ये टेल आ जाएगा, ठीक है, मतलब इसको चेंज कर दो तो यहाँ पर टेल लिख लो, फिर इसको भी चेंज कर दो तो एक और देखो आपके पास आउटकम आ जाएगा, इसको चेंज करोगे तो यहाँ पर टेल और टेल, ये सब ठीक है। फिर इसके बाद इस वाले हेड को भी टेल से चेंज कर दो, ठीक है, ये मैं आपको सिर्फ लिखने का तरीका बता रहा हूँ। अच्छा, फिर इसके बाद चारों चेंज हो जाएंगे, मान लो टेल 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 ऐसे, फिर इसके बाद इनको हेड में चेंज करना स्टार्ट कर दो, जैसे यहाँ पर हेड, फिर इस वाले टेल को भी हेड में कन्वर्ट कर दो, फिर इस वाले टेल को भी हेड में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। तो ये पहले वाले रिजल्ट समझ में आया, चारों पर हेड है, फिर पहला टेल बना दो, दूसरा टेल बना दो, तीसरा टेल बना दो, तो ये रिजल्ट आ जाएंगे। फिर चारों टेल हो चुके, फिर पहला हेड बना दो, फिर दूसरा भी हेड बना दो, तीसरा भी हेड बना दो, ये बन गए रिजल्ट। अब इसके बाद और कौन से रिजल्ट बनेंगे, और इसके बाद ये रिजल्ट बन जाएंगे कि आपके पास बच्चों टेल टेल है और यहाँ पर हेड हो बट यहाँ पर टेल आ रहा हो, ऐसा कोई भी रिजल्ट अभी तक तो नहीं बना हमारा, ठीक है।
इस पोजीशन पर, है ना। अच्छा, और भी बना सकते हो आप, इसी को और चेंज कर सकते हो, इसी वाले हेड को यहाँ पर बीच में ला सकते हो, यहाँ पर हेड बन जाए और यहाँ पर टेल टेल बन जाए, ऐसा दो रिजल्ट ये बन गए। अब इसी तरह से सिमिलरली आप हेड के रिजल्ट बना सकते हो, जैसे आपके पास हेड हेड टेल हेड, ये बनाया आपने, जैसे ये बनाया था ऐसे इस तरह से ये बनाया। अब इसको इनकी पोजीशन दो तरह से चेंज कर दो, जैसे यहाँ पर टेल और यहाँ पर हेड हेड, ऐसे, ठीक है। ये टेल इधर और इधर, तो ये भी बच्चों डिफरेंट आपके चार रिजल्ट और बन गए। फिर आपके पास इस तरह का रिजल्ट भी बना सकते हो आप, टेल हेड, ऐसा वाला रिजल्ट। अब इन्हीं को चेंज भी कर सकते हो आप, जैसे हेड टेल और हेड टेल, ऐसे हेड टेल, इसको भी चेंज कर सकते हो आप। इसी में ही आगे लिख सकते हो टेल 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 हेड टेल, ठीक है, दो बीच में लिख लो टेल, और ऐसा भी लिख सकते हो हेड टेल हेड, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गए बच्चों, पॉसिबल आउटकम। अब इन्हीं पॉसिबल आउटकम को हम क्या करेंगे, बीच में कॉमा लगाते जाएंगे, ठीक है, क्या लगा देंगे, कॉमा। और कॉमा लगाने के बाद बच्चों, कॉमा लगाने के बाद इनको किस में क्लोज कर दोगे, ब्रैकेट में, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, सैंपल स्पेस बन जाएगा, ठीक है, समझ आ गई बात। तो इस तरह से आप करोगे। और ये जो आप ब्रैकेट लगाते हो, तो ये ब्रैकेट आप चाहो तो इस तरह से लगा सकते हो, यहाँ से शुरुआत करो और यहाँ पर आकर एंड कर दो, ठीक है। ऐसी सिमिलरली आप ये काम इधर भी कर सकते हो कि ये कंप्लीट बड़ा ब्रैकेट ना लगाकर इसको क्या करो, सिंपली ऐसे कर सकते हो, यहाँ पर लगाया और फिर यहाँ पर आकर क्या कर दिया, एंड कर दिया इसका, ये भी कर सकते हो आप। और अगर आप कंप्लीट लगाते हो तो वो भी अंडरस्टूड है, ओके। तो दीज आर द सैंपल स्पेस व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक और, अ कॉइन इज टॉस्ड एंड अ डाई इज थ्रोन, एक बार कॉइन को टॉस कर रहे हैं और एक बार डाई को फेंक रहे हैं, तब उस केस में क्या क्या पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं। तो हम कॉइन को टॉस कर रहे हैं, पहली बार जब हम कॉइन को टॉस करेंगे तो बच्चों हो सकता है हेड आए, अब लेकिन जब हम डाई को फेंकेंगे तो हो सकता है उस हेड के साथ 1 आ जाए, ऐसा हो सकता है। या हो सकता है कि हेड के साथ 2 आ जाए, या हो सकता है हेड के साथ 3 आ जाए, या हेड के साथ क्या आ जाए, 4 आ जाए, या हेड के साथ क्या आ जाए, 5 आ जाए, या हेड के साथ क्या आ जाए, 6 आ जाए, ऐसा हो सकता है। जब हमने टॉस किया, हेड आया मान लो, तो हम जब डाई फेंकेंगे तो 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। अब अगर हमने टॉस किया और मान लो टेल आया हो, फिर हम डाई को फेंक रहे हैं, तो हो सकता है 1 आ जाए, हो सकता है 2 आ जाए उसके साथ, हो सकता है 3 आ जाए, हो सकता है 4 आ जाए, या 5 आ जाए, या टेल के साथ 6 आ जाए। दीज आर द पॉसिबल रिजल्ट, जिनको हम आउटकम कहते हैं। अब ये जो आउटकम आए हैं, इन आउटकम के बीच में हम कॉमा लगा दें, क्या लगा दें, कॉमा लगा दें, और कॉमा लगाने के बाद इनको एक ब्रैकेट में क्लोज कर दें, ठीक। तो ये जो बन के तैयार होगा, ये हमारा क्या कहलाएगा, सैंपल स्पेस, ठीक है। ये समझ आई बात, एक बार टॉस करो और एक बार डाई फेंको, तो टॉस करने पर हेड आएगा या टेल आएगा, लेकिन डाई को फेंकने पर 1 2 3 4 5 6 वो दोनों आ सकते हैं इन दोनों के साथ, तो वही रिजल्ट मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, ठीक है। ये बिल्कुल आसान है। इसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, क्या कह रहा है, अ कॉइन इज टॉस्ड देन अ डाई इज रोल्ड ओनली इन केस हेड इज सोन ऑन द कॉइन। वो कह रहा है कि आपने टॉस किया, टॉस करने पर अगर हेड आया तो डाई फेंकोगे, लेकिन अगर हेड नहीं आया तो आप डाई को नहीं फेंकोगे, ठीक। तो जैसे मान लो मैंने टॉस किया और टॉस करने पर मान लो क्या आ गया, टेल आ गया, तो टेल आने पर आपको डाई नहीं फेंकनी है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो हेड आ गया तो हम डाई फेंकेंगे। अब डाई को फेंकने पर क्या होगा, हो सकता है हेड के साथ फिर 1 आ जाए, या हो सकता है हेड के साथ क्या आ जाए, 2 आ जाए, या हेड के साथ क्या हो सकता है, 3 आ जाए,
या हेड के साथ क्या हो सकता है 4 आ जाए, या हेड के साथ क्या हो सकता है 5 आ जाए, या हेड के साथ क्या हो सकता है 6 आ जाए। ठीक है, तो इनको बच्चों हम क्या करेंगे, एक ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं और इनका एक सेट बना देते हैं, जो कि हमारा क्या कहलाएगा, सैंपल स्पेस। ठीक है, ये समझ आया, बिल्कुल आसान है। तो एक बार फिर से सुनो ध्यान से, एक बार फिर से सुन लो। यहां पर इनके बीच में हमें कॉमा भी लगाना है। ठीक है, अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, आपको क्या करना है, एक कॉइन को टॉस करना है। टॉस करने पर अगर हेड आया तो फिर आप डाई भी फेंकेंगे, तो उस हेड के साथ 1 2 3 4 5 6 सारे आ सकते हैं। लेकिन अगर आपने टॉस किया और टेल आ गया तो आपको डाई नहीं फेंकनी है। ठीक है, तो हेड के साथ तो ये सारे रिजल्ट हो जाएंगे, या हो सकता है टेल आया हो, टेल के साथ हमें कुछ भी नहीं करना है। दीज आर द पॉसिबल आउटकम, और उनका हमने सेट बना दिया तो वो क्या बन गया, सैंपल स्पेस। ठीक है, ये आपका 5th क्वेश्चन होता है। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, एक रूम सेलेक्ट करना है और उसके बाद एक पर्सन। तो जो बॉय हैं वो बॉय हमारे पास 2 बॉय हैं एक्स वाले में, B1 और B2, और 2 गर्ल हैं, उनका नाम हम रख देते हैं मान लो G1 एंड G2, गर्ल 1 गर्ल 2, ये एक्स वाले रूम में है। ठीक है, फिर हमारा जो वाई वाला रूम है, उस वाई वाले रूम में 1 बॉय है जिसका नाम हम बॉय 3rd रख देते हैं, और 3 गर्ल्स हैं, उनका नाम हम गर्ल 2 तो हम रख चुके हैं 1 और 2, हम 3 रख देते हैं, गर्ल 4 और गर्ल 5 ऐसा रख देते हैं। ठीक है, तो ये रूम है, इस रूम में ये लोग हैं, और वाई वाले रूम में ये लोग हैं। ठीक है, अब हमें सैंपल स्पेस इस तरह से लिखनी है कि पहले हम एक रूम सेलेक्ट करेंगे फिर उसका एक पर्सन। ठीक है, तो ओके सेलेक्ट करते हैं। तो जैसे हमने रूम एक्स सेलेक्ट किया तो उसमें उसके साथ बॉय 1 हो सकता है, बॉय 2 हो सकता है। ठीक, एक्स वाले रूम में गर्ल 1, या एक्स वाले रूम में रूम के साथ गर्ल 2 को सेलेक्ट कर सकते हैं। हमें क्या करना है, एक रूम सेलेक्ट करना है, फिर उसी में से एक पर्सन सेलेक्ट करना है, उसी में से। ठीक है, तो अगर मान लो आपने एक्स वाला रूम सेलेक्ट किया तो एक्स वाले रूम में हो सकता है कि पर्सन जो सेलेक्ट करो उसके साथ B1 वाला सेलेक्ट कर लो, या B2 बॉय 2 सेलेक्ट कर लो, या गर्ल 1 सेलेक्ट कर लो उसके साथ, या गर्ल 2 सेलेक्ट कर लो। ठीक है, इसके अलावा और क्या कर सकते हैं हम, अगर मान लो हम वाई वाला रूम सेलेक्ट करते हैं तो वाई वाले रूम में से ही फिर एक पर्सन सेलेक्ट करना है हमें। तो वाई वाले रूम में से एक पर्सन कौन हो सकता है, बॉय 3। ठीक है, वाई वाले रूम में से हम एक और, वाई रूम सेलेक्ट कर लिया, अब उसमें से एक पर्सन सेलेक्ट कर लो, गर्ल 3। ठीक है, इस तरह से। फिर इसके बाद वाई वाले रूम में से गर्ल 4 को सेलेक्ट किया जा सकता है, एंड वाई वाले रूम में से गर्ल 5 को सेलेक्ट किया जा सकता है, ऐसा। ठीक है, ये, और इनके बीच में क्या लगा दो, कॉमा, क्या लगा दो, कॉमा। ठीक, ये इस तरह से। तो ये बन गया बच्चों हमारे रिक्वायर्ड सैंपल स्पेस बन के तैयार हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन को फिर से समझ लेते हैं। वो कह रहा है कि 2 रूम हैं, एक्स रूम और वाई रूम। एक्स रूम में 2 बॉय और 2 गर्ल हैं, वाई रूम में 1 बॉय है और 3 गर्ल हैं। अब आपको क्या करना है, सैंपल स्पेस लिखने हैं सच दैट कि आप पहले एक रूम सेलेक्ट करेंगे फिर उसके साथ उसका एक पर्सन सेलेक्ट करेंगे। तो रूम एक्स सेलेक्ट करेंगे तो रूम एक्स के साथ ये सब लोग सेलेक्ट हो सकते हैं, रूम वाई के साथ ये 1 बाय 1 सेलेक्ट किए जा सकते हैं। ये हमारे पॉसिबल आउटकम बन गए। इन्हीं पॉसिबल आउटकम को हमने ब्रैकेट में क्लोज कर दिया, मतलब एक सेट बना दिया, तो ये क्या बन गया, उसका एक सैंपल स्पेस बन के तैयार हो गया। ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर 6।